नोट्स ले रहे हैं आप? मैं नोट्स नहीं ले रहा, डूडलिंग कर रहा हूँ। डूडलिंग व्हाई? इज लाइक हाँ। व्हाई आर यू डूडलिंग? वैसे ही मैंने कहा वो कुछ आपने एक लिस्ट बनाई थी, जो इस वक्त हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी है हम्म। उसमें मैं कुछ बटर एंड नाइफ अलग अलग कर रहा था। तो उसमें देखे ना अब। करते हैं बात उस पे। पहले मेरा दिल है आज इस पे बात करने। इस्लामाबाद डज फील लाइक इस्लामाबाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, अच्छा अच्छा। यू वैसे नो व्हाट आई मीन। आप ये कहना चाहती कि आज फिर ऑफिस में आना मुश्किल था, फिर एक रास्ते हल्ला बंद किए गुल्ला। हुए थे मुझे कॉल काफी। करनी पड़ी कि यार कहाँ से रास्ते बंद हैं, क्योंकि मैंने न्यूज पढ़ी कि श्रीनगर हाईवे बंद की हुई है। मैंने पूछा बंद है हाईवे, मुझे बताएगा कि नहीं, अब ऐसा तो देखें, कुछ नहीं। ये देखें हमारी बदकिस्मती देखें, 10 फरवरी है ना, हम्म। और आखिरी दफा 27 28 तक बंद रहे हैं, 27 28 नवंबर तक। नवंबर। और फिर खुलना शुरू हो गए, तो समझे दिसंबर जनवरी और 10 दिन, फरवरी के 9 दिन कल से बंद है। तो 2 महीने नौ इतना ही दिन सुकून होता है हमारा। पुरसकून गुजरे हैं यहाँ पे। और दोबारा वही सियासत हम्म। सड़कों पे हो रही है। और मुझे एक ना, इसमें चले खैर आगे बात करेंगे। तो ये वकला आज हैं, कुछ दिन पहले सहाफ़ी भी आए पार्लियामेंट हुए गए थे, हुए हाँ। थे। तो आज वकला भी मेरे ख्याल 18 तो एक ग्रुप में मैंने खुद गिने हैं। तो उनकी वजह से पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद किया हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तादाद बहुत ज्यादा थी कि वो गिनी भी जा रही थी देखिए मैं टीवी के ऊपर ही? आपको एक मजे की बात सुनाऊं। जी। जब वकला तहरीक जारी हुई ना 2007 में, हम्म। अ, 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 परवेज मुशर्रफ के, सॉरी, इफ्तिखार चौधरी उस वक्त चीफ चीफ जस्टिस से जस्टिस उनको से हटा दिया गया, और परवेज मुशर्रफ चीफ सदर ऑफ थे आर्मी और आर्मी स्टाफ। चीफ भी थे। तो उनके बारे में बहुत ज्यादा फिजा बन गई पूरे मुल्क में। वो कैसे बनी और कैसे बनाएगी, इस पे मैं आता हूँ अभी। हम्म। तो वो उसमें ना कुछ साबिक जो जर्नैल थे, उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। तो जनरल राशिद कुरैशी, वो परवेज मुशर्रफ के प्रेस सेक्रेटरी थे। पहले डीजी आईएसपीआर भी रहे, फिर वो प्रेस सेक्रेटरी बन गए। तो उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया जो मुझे उस वक्त भी बड़ा मजा आया और आज तक मजा आता है सुन के। उनसे जब पूछा गया, देखिए जी अब तो रिटायर्ड जर्नैल भी जो हैं वो परवेज मुशर्रफ की मुखालफत करना शुरू हो गए। तो उन्होंने हंस के कहा, उन्होंने कहा ये रिटायर्ड जर्नैल जो होते हैं ना, ये चले हुए कारतूस होते हैं। तो इनके इनके राइट। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं। अच्छा, आज मैं ये जो वकला हजरात और उनके लीडरान जो तकरीरें कर रहे थे, तो 2007 दोबारा लाने की कोशिश कर रहे थे 2025 में। फाइट फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, तो वो मुझे याद आ रहा था चले हुए कारतूस वाली बात। देखिए, एक कारतूस एक दफा तो शिकार कर सकता है एक, लेकिन चला हुआ कारतूस दोबारा उसी शिकार पे आजमाया जाए तो कामयाब नहीं रहता। इसके पीछे मैंने आपको पूरा एक फलसफा बता दिया है। और वो फलसफा ये है कि ये जो वकला लीडर है ना, अब मैं जरा सीरियस बात करने लगा हूँ, इसलिए बर्दाश्त कीजिएगा। ये ना कहिएगा कि देर इज हीट इन द किचन एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट। यू कैन टॉलरेट इट, आई कैन अश्योर यू। जज्बा होना चाहिए ये उसमें। व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा और आपके समझने की बात भी नहीं, आगे चलते हैं। नहीं, वो देखें, उसकी वजह ये है कि जो 2007 में ना, जो एक लैंडमार्क इवेंट था पाकिस्तान में, हम जर्नलिस्ट ये समझे कि इनकलाब आ गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट, सारे नहीं, तो अपना लेकिन हिस्सा डाल लेना लेकिन एक चाहिए। गेम हो रही थी कहीं पर्दे के पीछे। वो गेम ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक तकसीम थी, और वो परवेज मुशर्रफ लाइबिलिटी बन चुके थे। 11 साल 10 साल हो गए थे उनको इक्तदार में और आर्मी चीफ बने हुए, और बहुत बदनामी हो रही थी फौज की, मुल्क की भी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद डिसाइड किया परवेज मुशर्रफ से जान छुड़वाने का। 7 साल गालिबन मुशर्रफ को 7 साल हो चुके थे, 10 साल दस आपने साल हो कहा। चुके थे। 2007, 97 से। 1999 में आए तो लेकिन 10वां साल था ना। हाँ। तो एक साल तो लग गया ना निकालते राइट। निकालते, एफर्ट करते करते। तो स्टैब्लिशमेंट, उस पर डीजी आईएसआई थे जनरल अशफाक परवेज कियानी। बेनजीर भुट्टो से जो डील हुई परवेज मुशर्रफ की, उस पर तय हुआ था कि अगले आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी होंगे, जो कि फिर उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देगा। जो कियानी साहब थे, और उन्होंने उस सारी कैंपेन को लीड किया परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। ये बाद में चीजें खुल गई। जितने वकीलों के रहनुमा थे ना बड़े बड़े, आज भी जो
दोबारा ये एतजाज अहसन है, हामिद खान है, मुनीर मलिक हैं, अली अहमद कुर्द है। अली अहमद कुर्द से मुझे ये उम्मीद नहीं है वैसे, मुनीर मलिक भी हमेशा एक आज़ाद उन्होंने पोजीशन रखी है। लेकिन जितने बड़े बड़े वकील रहनुमा है ना, इन्होंने, और फिर एंकर्स हमारे, ये जो अचानक मुजाहिद बन गए ना और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए ये सारे, तो मैं हैरान होता था कि ये क्या वजह है। लेकिन मैंने सोचा शायद अल्लाह ने इनका दिल बदल दिया है। वो बाद में पता चला अल्लाह ने दिल नहीं बदला था, इशफाक परवेज कियानी ने दिल बदला था इनका। तो इशफाक परवेज कियानी साहब की क़यादत में वकील और सहाफ़ी को इतना वेपनाइज कर दिया गया 2007-8 में कि उन्होंने पूरे निज़ाम को खतरे में डाल दिया। उसके बाद जो हुआ, जजेस की रेस्टोरेशन हुई, फिर देख लेना जजेस ने क्या किया। जितने जज पीसीओ के तहत हल्फ उठा चुके थे और परवेज मुशर्रफ ने ठुड्डा मार के उनको घर भिजवाया, वो सियासतदानों के दर पे पड़े थे, किचन तक उनके सियासतदानों के खर्चे से चलते थे, उनको बहाल सियासतदानों ने करवाया, और वो फिर सियासतदानों के कैसे पीछे पड़े, किसके कहने पे। फिर आर्मी चीफ कौन बन गया था? इशफाक परवेज कियानी। उसका डीजीआईएसआई कौन था? जनरल पाशा। उसके बाद डीजीआईएसआई कौन आया? जनरल जहीरुल इस्लाम। और उसके बाद खान साहब, सारा ये बीच में ये देखें, ये जो, और फिर जितने जजेस आए बेजमीर जो चीफ जस्टिस बने उसके बाद, चंदे को छोड़ के, ये गुलजार था, साकिब था, खोसा था, बंदयाल था, ये क्या है सारे? ये वही थे जिनको परवेज मुशर्रफ ने ठुड्डा मार के फेंक दिया था बाहर, और सियासतदानों के दर पे पड़े थे, और फिर सियासतदान इनको वापस लाए तो उनको घर भेजना शुरू कर दिया, उनकी टांग खींचनी शुरू कर दी एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेल के। और ये सारे जो वकील थे बड़े बड़े बने हुए हैं, ये अरबपति हो गए। उसके बाद इतने केसेस इनको बड़े बड़े मिले हैं उन अदालतों में जिन जजेस को उन्होंने बहाल करवाया था, और वहां से फिर रिलीफ लिए हैं, और फिर बहुत सारे जो थे वकील रहनुमा वो जजेस बन गए, खुद सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के बन गए। तो ये जो गंद इकट्ठा हुआ था ना, और फिर एंकर्स देख लें, कितनी कितनी सैलरीज हो गई, कितने कितने बड़े चैंपियन बन गए। इशफाक परवेज कियानी जिंदाबाद। ये भी कहा जाता है कि एक जेन्युइन रेजिस्टेंस थी, जेन्युइन मूवमेंट थी जो शुरू हुई थी, उसके बाद सेंटिमेंट जेन्युइन था। देखिए बात होती है, आप सवाल कर लेंगे, मतलब उसके बाद होता ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज का जो कामयाब तहरीक होती है उसका क्रेडिट लेने के लिए एक खास इदारा जो है वो मुतहरिक हो जाता है। तो दैट एलिमेंट वाज इंक्लूडेड इन इट एज वेल। ये एक सेंटिमेंट थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ तरीके से देख लेते हैं। एक सेंटिमेंट, एक सादा और मासूम लोग पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर जगह हर वक्त होते हैं। उनको, उनके सादगी को, उनके उस सेंटिमेंट को, जो रायपन होता है, जो पका हुआ सेंटिमेंट होता है जिसे कहते हैं, उसको रीप करने के लिए, फसल काटने के लिए वक्त पे कुछ लोग लॉन्च कर दिए जाते हैं। वो लॉन्च करने वाली ताकतें कुछ और होती हैं। सेंटिमेंट जेन्युइन होता है, मैं उनमें से हूं जिसका जेन्युइन सेंटिमेंट था। आपके सामने मैं समझ रहा था ये अदलिया बहाल हो जाएगी ना, ये इफ्तिखार चौधरी, तमाम जजेस वापस आएंगे ना, तो हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ अगर एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती करेगी, सियासतदान ज्यादती करेंगे, हमारे चैनल मालिकान ज्यादती करेंगे, मुआशरे में हमारे साथ ज्यादती होगी, हम इनके पास इंसाफ के लिए जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। आप देख लें मेरे जाती केसेस कितने पड़े हुए, कितनों में इंसाफ मिला, कितने इस मुल्क में केसेस बढ़ गए। 2 वज़ीर आज़म को घर भेज दिया इस अदलिया ने, जिसको उन सियासतदानों ने, जिन्होंने बहाल करवाया, उन्हीं को घर भेजा वज़ारत उज़्मा से। ये इतने बेज़मीर निकले। तो देखें, सेंटिमेंट होता है। मेरा झगड़ा क्या है फिर आपसे, एक दिन, उस दिन भी जो आप हीट नहीं बर्दाश्त कर सकी किचन में, और ये वाली जो हीट है जो हम बात करें, या बर्दाश्त कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो इसलिए हुआ था इसी बात पे कि देखिए, सादा मासूम लोग हमेशा होते हैं, उनको गलत उस पे, उनके जज्बे को, उनको उठा के बहका दिया जाता है कि ये है इनकलाब आ रहा, आए सड़कों पे, निकल आए, मर जाएं, मार डालें और खड़े हो जाएं। और हम खड़े हो गए, सहाफ़ी, तकलीफें बर्दाश्त की, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे हुए, तौहीन अदालत में मुझे बुला लिया कि मैं तुम्हें अंदर भेज देंगे जेल में, तो बहुत कुछ हुआ। तो उस वक्त पीछे गेम ये हो रही थी, ये वकला लीडर उसमें शामिल थे, मेजॉरिटी इनकी, उसमें जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस और एंकर्स की मेजॉरिटी इसमें शामिल थी, और सब अवाम का जेन्युइन सेंटिमेंट इस्तेमाल हुआ। इन तीनों ने किया, जजों ने, वकीलों ने और साफियों ने, और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ गई
कि हमने ये क्या कर लिया। खैर इस्टेब्लिशमेंट की अपनी बहुत गलतियां हैं जो अभी उससे सुधारनी हैं, और अभी भी ये सब कुछ चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, ये चीजें ठीक नहीं हुई अभी तक। तो अभी लोग उन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं जो पिछले दौर में बैठे हुए थे, और जिन्होंने गंद किया, मुसलसल गंद किया, अभी भी बैठे हुए हैं। मसला ये है कि सब ने समझना है। अब मुझे ये लग रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये करेक्शन तो जरूर कर रही है कि जो अदलिया, वकला और एंकर्स जो उन्होंने बनाए और जिनके हाथों फिर खुद भी नुकसान उठे, खुद तकलीफ पहुंची है, तो महसूस हुआ ना कि अबसार क्या महसूस करता है, या मैमूना क्या महसूस करती है, अवाम क्या महसूस करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को खुद तकलीफ पहुंची तो महसूस हुआ। अब पार्लियामेंट ने अपना काम किया है और अदलिया को लगाम डाली है जो अपने दायरा कार से बाहर निकल रही थी। वकील बदमाश आप देख रहे हैं किस तरह बदमाशियां करते हैं, अदालत में जजों को मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, गालियां निकालते हैं, लड़ते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। गाड़ियों के पीछे लिखवाया होता है एडवोकेट, पता नहीं ऑफिसर ऑफ लॉ समथिंग है, पता नहीं क्या क्या लिखवाया होता है, बल्कि ये कानून से बालातर है। इसी तरह सहाफी हैं, प्रेस लगवाया होता है गाड़ियों के पीछे और आगे, और चल रहे होते हैं। जजेस का तो आपको पता ही है कि उन पे तो कोई कानून लागू ही नहीं हो सकता। रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं राज्य के, और फिर घर चले जाते हैं, पकड़े जाएं तो मुस्ताफी हो जाते हैं, पेंशन भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, गार्ड भी मिलता है, और पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो ये जो है ना, ये करेक्शन हो रही है। आज जो लोग नहीं निकले वकीलों के साथ भी, और ये सारी लीडरशिप वो 2007 वाली आई हुई थी। अब 2007 वाली लीडरशिप को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं जला हुआ हूं इस्टेब्लिशमेंट का भी, और इन वकीलों का भी, और इस अदलिया का भी, और इन एंकर्स का भी, इन सियासतदानों का भी। करें, तहरीक चलाएं, एंकर्स भी निकलें, जहाद करें बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के, करें। चैलेंज करता हूं चैलेंज सारे वकील जो आज बड़े बड़े नाम जिनके मैंने लिए, करें, क्या नहीं अब उसके बगैर करें, तहरीक चलाएं। हमें बेवकूफ बना लिया 2007 में, बन गए एक दफा, दूसरी दफा नहीं, दूसरी दफा वकीलों को भी बेवकूफ नहीं बना सके। वकीलों को भी पता है कि तब क्या नहीं था पीछे। अब कोई पीछे नहीं है तो 18 ही निकले हैं ना, 20 निकले, 100 निकले, 200 निकले हैं। सवाबी जलसे का क्या हाल हुआ है देख लें आप। जुनैद अकबर को लेके आए थे, बड़ी थू थू की है, गालियां निकाली हैं, सख्त तकरीरें की हैं, लोग तो नहीं आए ना। लोग तंग आ जाते हैं, एक वक्त आता है लोग तंग आ जाते हैं। लोग आपके अंदर जो इवलनेस है वो देख लेते हैं, चाहे वो सियासतदान के अंदर इवलनेस हो, इवल सियासतदान की हो, जर्नैल की हो, जज की हो, सहाफी की हो। अवाम देख लेगी मासूम सादा को कितना अरसा आप बेवकूफ बनाएंगे, कितनी बार निचोड़ेंगे आप उसको। एक दिन तो उससे समझ आ जाएगी ना कि 12 साल हो गए हैं, हमारी हुकूमत है केपी में, एक काम नहीं हो रहा, रोजाना जलसे, रोजाना जुलूस, रोजाना जलसे, रोजाना जुलूस, नाकाम हो गया सवाबी का जलसा भी। तो अब सियासत देख ले, तो सियासत ये इन्होंने की है, अदलिया ने, जजों ने की, वकीलों ने की, तो सियासतदानों ने भी सियासत की है। जुडिशियल कमीशन का इजलास भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आ गए 6 नए। ये कहने लगी थी दो एहतजाज से फर्क इतना सही पड़ा है कि कमीशन का इजलास हो गया, देखें, और जजेस भी आ गए, यही हम समझाते थे एस्टेब्लिशमेंट को, यही हम समझाते थे जजेस को कि आप सियासत ना करें। दोनों इकट्ठे मिले हुए थे और सियासत करते थे, और साथ शामिल वाजे हम साफी होते थे। लेकिन अब लगता है कि सबको समझ आ रही है और सब अपने अपने दायरा कार में जा रहे हैं। अभी नहीं गए, नहीं है, जा रहे हैं, टाइम लगेगा जाते हुए। और ये होना चाहिए, पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को हम गिरबान से पकड़ सकते हैं, पार्लियामेंट पर हम तनकीद कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस और जुडिशरी को हम कुछ नहीं कह सकते। आइन के आर्टिकल में लिखा है, आपका आर्टिकल 19 जो है वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप आर्म फोर्सेस पे या जुडिशरी पे आप तनकीद करें या उनको वो, लेकिन आप पार्लियामेंट को कर सकते हैं, ये फ़र्क है। तो इसलिए पार्लियामेंट सॉवरन होनी चाहिए, है सॉवरन, उसका इख्तियार भी होना चाहिए, वो फैसले करे, हम उस फैसलों पे तनकीद करें। ये नहीं फैसले पीछे से हो रहे हैं, डोरियां पीछे से हो रही हैं, जज साहब फैसला कर रहे हैं, इक्तिसादी फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान को जुर्माने हो गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, क्योंकि वो केसेस पकड़े गए थे। आपको इतनी मजेदार एक वाकया सुनाऊं कि ना सुनाऊं? सुना दे। जदलिया का। जदलिया, मैं उस वक्त जजेस और अदलिया, बहुत बुरा सा लफ्ज है, रहने दे। तो वो ना, मैं उस वक्त आज टीवी समझ आ जाए तो कमेंट्स में लिख दे। उस दिन मैं आज टीवी में ना, उस वक्त मैं आज टीवी में प्रोग्राम करता था। अच्छा। तो
ये मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क का निज़ाम। और अब हम बड़ी पाक नेक अदलिया और जजेस हम वापस ले आए थे वकला तहरीक के बाद, जो हमारा सेंटिमेंट था जेन्युइन जिसको आप कह रही हैं, लेकिन बाद में पता चला जिसके वजह से क्या नहीं और उसके लोग थे, और इन वकीलों को भी पता था, एंकर्स को भी पता था, इस्तेमाल हम जैसे आम लोग सादा लोग हो रहे थे। तो वो अदलिया आ चुकी थी, और उसके कुछ अरसे बाद 2 साहबजादे 2 जजेस के मेरे पास आए, मैं सुनी सुनी बात नहीं कर रहा, और उन्होंने मुझे इतना बड़ा पलंदा, बल्कि किसी एक जगह बुलाया कि वहाँ मिलते हैं हम, वहाँ बैठ के, वो शख्स गवाह हैं और वो शख्स इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत पलंदे दिखाए कुछ एक केस के, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था बहुत बड़ा, और उसके भी दिखाया। उन्होंने कहा देखें क्या हो गया, मसला हो गया है, इतने अरसे से चल रहा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप ऐसा करें कि आप ना इस पे प्रोग्राम करें। मेरा दिल पिघल गया। मिट्टी से यहाँ जाना नहीं है, भागना नहीं है। मैंने कहा हो पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते फिर प्रोग्राम करेंगे ना आप, फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगी। फिर उनको बात आगे बढ़ेगी फिर। ठीक है, बोला तो मैं था लेकिन मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मैं इतना भी पोला नहीं हूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इसमें। मेरे जानने वाले बहुत थे और मैं क्या करता, मैं खामोशी से चला गया और मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया। फिर मैंने देखा कि वो प्रोग्राम कहीं और हुआ उसी टॉपिक पे। फिर मैंने देखा कि उस पे सो मोटो हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर उस सो मोटो का कुछ भी नहीं बना, फिर मामला तय हो गए, फिर वो प्रोजेक्ट चलता रहा ऐसे, फिर वो ऐसे ही कंप्लीट हुआ जैसे होना था। ऐसा ही है सिस्टम हमारा, ऐसे ही चलता। तो आप सोचें कितने सो मोटो उसके बाद हुए हैं, क्यों होते हैं, क्यों काजी फाइज जब सो मोटो नहीं लेता था तो मैं उसकी तारीफ करता था। आपको तो काजी फाइज के कोर्ट्स बहुत पसंद नहीं है ना। तो सो मोटो जब लिए जाते थे ना प्रोजेक्ट्स पे, हुकूमत के कामों में दखल दिया जाता था, तो खींचना होता था प्रोजेक्ट वाले को जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट होता था। टेबल ना बजाएं, हमें भी हमारे व्यूअर्स डांटते हैं। मैं क्या बजाऊं, फिर दिल बजाऊं, मेरा दिल। फिर हम अमीर होना होता था। हमने ये सब कुछ देख चुका हूं, तो इसलिए अगर जजेस की सियासत को दफन किया जा रहा है तो मैं इसका साथ दूंगा, चाहे इसमें पार्लियामेंट अगर फिर इसके बाद अगर अपने दायरा कार से निकलेगी तो उसकी भी मुखालफत करेंगे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट निकलेगी तो उसकी भी मुखालफत करेंगे। तो वकीलों को, जजेस को सियासत नहीं करनी चाहिए, एंकर्स को सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत पे डिस्कस करना चाहिए। वकीलों और जजेस को इंसाफ की फराहमी पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, बस ये करें। और ये करेक्शन हो रही है, वो मुझे नजर आ रहा है कि इनकी तहरीक जो चलाने की कोई जो सियासत, तहरीक क्या है, सियासत कर रहे हैं। सियासत कुछ नहीं होना क्या। 6 जजेस माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आ गए। उनमें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस भी हैव बीन, वो कहते हैं किक्ड अप, मतलब उनको तरक्की हो गई। और आमिर फारूक साहब चले गए वहां पे, चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली हो गई। मियां गुल हसन जो हैं वो एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट के लग गए, एक्टिंग एडिशनल जज ही होते हैं। हाँ होते हैं, वो भी चले गए। तो अब जो वहाँ पे सीनियरिटी है उसमें सरफराज डोगर साहब है, मोहसिन अख्तर गियानी साहब है, और शायद तारिक महमूद जहांगीरी। डोगर साहब वही जो अभी नए आए हैं, अभी जो लाहौर हाई कोर्ट से जिनकी ट्रांसफर हुई है यहाँ पे। तो सियासतदानों ने सियासत कर ली, फिर जजेस को बता दिया कि सियासत ऐसे की जाती है। जजेस साहब, तो जजेस साहब अगर अपना काम करते रहते, सियासत में ना पढ़ते, तो ना अपना जुब्बा काला करवाते, ना अपना। ठीक है।